शरीर का सबसे ज्यादा कोमल अंग है, इसलिए इनकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। वर्तमान में आंखों से जुड़ी कई समस्याएं लोगों को घेर रही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मोतियाबिंद से परेशान हैं। और आज इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनीता रामनानी, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट आई सर्जन और ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर विनीता, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। तो अगर आपको भी आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो हमारे नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर विनीता से जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर विनीता, यूजुअली अगर मैं बात करूं, हम सभी लोग रोज कामकाज करते हैं, कुछ ऐसे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनका रोज केयर करते हैं, लेकिन आंखें वो पार्ट हैं शायद इनका स्पेशल केयर नहीं किया जाता, और यही कारण है कि कई समस्याएं आंखों में होने लगी हैं। और मोतियाबिंद सबसे कॉमन मुझे नजर आता है, तो मोतियाबिंद क्या होता है और क्या इसका कनेक्शन एज से होता है? ये बिल्कुल सही है कि बढ़ती उम्र के साथ में जो हमारा आंखों का लेंस है, जो पहले बहुत क्लियर और पारदर्शी होता है, जिसके थ्रू लाइट रेटिना तक पहुंचती है और हमें सारी चीज़ें साफ दिखती हैं, वो धीरे धीरे धुंधली होने लगती है, क्योंकि लेंस जो है ये एज के साथ में ओपेक होगा, और ये जो ओपेक लेंस है ये लाइट को रेटिना तक पहुंचने नहीं देगा और मरीज को चीज़ें धुंधली दिखेगी। कैटरेक्ट यानी कि लेंस का ओपेसिफिकेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा आँखों की उम्र, बढ़ती हुई उम्र के साथ में खराबी, जो एक रिकवरेबल ब्लाइंडनेस है, जिसमें कि हम जो रोशनी खो देते हैं वो हम वापस पा सकते हैं। लेकिन कैटरेक्ट के बहुत सारे कोई और कारण भी होते हैं, सिर्फ उम्र उसमें नहीं रहती है। बढ़ती उम्र के साथ में ये नॉर्मल एजिंग के अलावा सनलाइट से, प्रॉपर डाइट नहीं लेने से, या चोट लगने की वजह से आंखों में कोई संक्रमण हो जाए, या आंखों में कोई बीमारी जैसे यूवियाटिस हो, या फिर डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में, या फिर अगर पहले कभी रेटिना का ऑपरेशन कराया हुआ हो या ग्लूकोमा की सर्जरी कराई हो, तो पोस्ट सर्जरी भी कैटरेक्ट के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, एक बात हमेशा सामने आती है जब हम कैटरेक्ट या मोतियाबिंद की हम कहें बात करते हैं, तो इसमें जिक्र करते हैं कि मोतियाबिंद पक गया है। तो क्या कच्चा मोतियाबिंद भी होता है? कच्चा पक्का मोतियाबिंद, क्या डिफरेंस है इसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये एक आम परिभाषा है जो लेमैन या जनरल लोगों को पता है कि मोतियाबिंदु होता है, जिसे हम कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिया कहते हैं। और इसमें आँखों की जो सेंटर वाली प्यूपिल है, उसमें एक सफ़ेद कलर की चीज़ शाइन करती है, जो लोगों को दूर से ही दिखती है, जिसको हम पक्का मोतियाबिंदु या पका हुआ मोतियाबिंदु कहते हैं। ये एक तरीके की ग्रेडिंग है कैटरेक्ट की, जिसमें कि जो आपका ट्रांसपेरेंट लेंस है वो आपको आँखों से डायरेक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके जब वो ओपेक होने लगेगा, तो जो ओपेक लेंस है उसकी ग्रेडिंग अलग अलग होगी, उसकी स्टेजेस अलग अलग होगी। वो इमेच्योर होगा और बाद में फिर धीरे धीरे मैच्योर होगा। तो जब वो इमेच्योर स्टेज में होता है तो पेशेंट को धुंधला ज़रूर दिखता है, पर उसको पास की चीज़ें देखने में या शायद कई बार डेली रूटीन का काम करने में उतनी परेशानी नहीं होती है। लेकिन जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, जिसमें कि सारा का सारा लेंस थ्रू एंड थ्रू वाइट ओपेक हो जाता है, तो उसमें मरीज को फिर कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय लाइट के। जो उसके आगे वाली स्टेज है, जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि अलग अलग ग्रेड से, एक होता है ब्राउन या ब्लैक कैटरेक्ट, जिसमें वो वाइट बाहर से नहीं झलकता है, लेकिन उस लेंस की डेंसिटी इतनी हार्ड हो जाती है कि वो ब्राउन कलर का और बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कलर या अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी हम कैटरेक्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, और आम भाषा में इसे पक्का मोतियाबिंदु या कच्चा मोतियाबिंदु कहते हैं। क्योंकि पहले हम कैंप्स में सर्जरी करते थे, और कैंप्स में हम पके हुए मोतियाबिंदु, यानी कि जो बिल्कुल जिस मरीज को कुछ भी नहीं दिखता है, उनको हम सिलेक्ट करते थे कैटरेक्ट सर्जरी के लिए। तो हम पेशेंट्स को बोल देते कि आपका मोतियाबिंदु पका नहीं है, अब आप नेक्स्ट कैंप में आइएगा। तो इसका मतलब कि ये मिथ नहीं है कि पकने के बाद ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है, या ये कहें कि कच्चे मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी हो सकता है? ये बिल्कुल सही है। ये भी एक आम क्वेश्चन है जो मरीज हमसे पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पका हुआ मोतियाबिंदु के साथ में कहीं ना कहीं ये चीज़ जोड़ रखी है कि पके हुए मोतियाबिंदु का ही ऑपरेशन होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि
पहले क्योंकि हम टेंट लगा के पेशेंट की विलेजेस में जा जा के एक टेम्पररी हॉस्पिटल क्रिएट करके मोतियाबिंदु के ऑपरेशंस करते थे, तो वो पके हुए मोतियाबिंदु का ही करते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब हम कैंप बेस्ड टेंट्स में या विलेजेस में सर्जरी नहीं करते हैं। उसके लिए पेशेंट को प्रॉपर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में विथ एडवांस इक्विपमेंट्स करते हैं, तो हम पकने का इंतज़ार नहीं करते हैं। और ये एक आज की टाइम में एक मिथ है कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन पकने के बाद ही किया जाता है। आजकल हम मोतियाबिंदु का ऑपरेशन तभी करते हैं जब मरीज को मोतियाबिंदु की वजह से कोई ना कोई सिम्टम या परेशानी होती है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं कि आपको रात को देखने में, गाड़ी चलाने में चकचौंध हो रही है, या आप डेली रूटीन का काम नहीं कर रहे हैं। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, स्पेशली बैंक एम्प्लॉयज़ हैं जिनको डिजिट्स देखने में प्रॉब्लम होती है, या जो लोग ड्राइविंग करते हैं उनको ड्राइविंग में इश्यूज़ हैं, तो ऐसे पेशेंट्स जिनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है कि उनका विज़न 100% होना चाहिए, उनका मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हम जल्दी करते हैं। और ऐसे मरीज जैसे जो हाउसवाइफ्स हैं या ओल्ड एज पेशेंट्स हैं जिनमें विजुअल रिक्वायरमेंट डे टू डे की उतनी ज़्यादा नहीं है, उनका हम ऑपरेशन थोड़ा सा डिलेड करते हैं। पर फिर भी क्योंकि आजकल फेको पद्धति से ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजिकली हम एक छोटा सा 2 मिलीमीटर का चीरा लगाते हैं और मोतियाबिंदु को छोटे टुकड़ों में तोड़ के सोख लेते हैं, तो हम किसी भी स्टेज में मोतियाबिंदु कर सकते हैं। अर्लियर इज़ ऑलवेज बेटर। समय के बाद में जब बहुत ज़्यादा राइप हो गया या बहुत हार्ड ब्राउन ब्लैक कैटरेक्ट हो गया, तो वो फेको पद्धति से करने में ज़्यादा नुकसान और तकलीफ हो सकती है। डॉक्टर विनीता, अभी तो कच्चे पक्के मोतियाबिंद की बात हो रही थी, और अब अगर हम सीजन की बात करें तो ऐसी मान्यताएं हैं कि जब ह्यूमिड वेदर होता है, गर्मी या बारिश के मौसम में, तो लोग ऑपरेशन से बचते हैं। ये कितनी सही बात है? क्या ये एक समस्या इसे कहें कि ये सीजनल होता है कैटरैक्ट? शुभांगी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हम अभी गर्मियों में और बारिश में नहीं करवाएंगे। ये ऐसी एक धारणा है जो बिल्कुल गलत है। आज से 30-40 साल पहले जब हम टेंट लगा के गाँव में एक टेम्पररी हॉस्पिटल में सर्जरी करते थे, तो वो एक सीज़न लिंक्ड होता था, क्योंकि विंटर सीज़न में एक कैंप का आयोजन करके बहुत सारे मरीजों को एक साथ देखना, एक साथ उनके खाने का अरेंजमेंट करना और एक साथ उनकी सर्जरी का अरेंजमेंट करना शायद विंटर सीज़न में आसान होता था। आप इमेजिन करो कि टेंट लगा के हम बारिश के सीज़न में या गर्मी के सीज़न में सर्जरी करेंगे तो कितना मुश्किल होगा। तो ये कहीं ना कहीं आज की तारीख में ये मिथ कहलाता है कि आपका मोतियाबिंदु पकेगा तभी ऑपरेट होगा, या गर्मियाँ निकल जाएंगी, ठंडियाँ आएंगी तब हम सर्जरी करेंगे। आजकल हम बिना टाके का मशीन द्वारा ऑपरेशन करते हैं, और वो हॉस्पिटल सेटअप में करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, पंखों की, लाइट की और बाकी व्यवस्थाओं की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी सीज़न का इंतज़ार करना चाहिए। मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हम किसी भी सीज़न में बिल्कुल सेफली कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी एक बात ये क्लियर हो चुकी है कि जब मेडिकल कैंप्स लगते थे जिस टाइम पे, तो शायद उसके हिसाब से जब आप मेडिकल कैंप्स लगाते थे, लोग पहुंचते थे, तो उनको लगता होगा कि विंटर सीजन में ही ऑपरेशन होता है, और कच्चे पक्के का भी मैम ने डिफरेंस बता दिया है। एक और बात आपसे समझना चाहेंगे डॉक्टर विनीता, जब ऑपरेशन की बात आती है तो कहा जाता है कि पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी होता है, और जैसा आपने जिक्र किया कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते होंगे और सर्जरी करते होंगे, उसके बाद क्या ग्रामीण उसका केयर कर पाते होंगे? किस तरह से हमें केयर करनी चाहिए? क्या कुछ प्रिकॉशंस आफ्टर ऑपरेशन हमें करना चाहिए? ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ है। हम हॉस्पिटल सेटअप में अच्छे से सर्जरीज़ करते हैं और बहुत नंबर ऑफ़ सर्जरीज़ लिमिटेड करते हैं। पहले होता था कि कैंप में लगातार सर्जरीज़ होती थी, तो एक के पीछे एक प्रॉपर स्टरलाइजेशन का भी
एक रिस्क रहता था कि सही स्टरलाइजिंग एटमॉस्फेयर या इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिले तो दिक्कत होगी। अभी क्योंकि नंबर ऑफ़ सर्जरीज रिस्ट्रिक्ट हो गई है, टेक्निक में सूचर्स हट गए हैं, तो सूचर रिलेटेड इन्फेक्शन या स्टरलाइजेशन रिलेटेड इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। अब मोस्टली जो इन्फेक्शन की रिस्क है वो पेशेंट रिलेटेड है कि पेशेंट सर्जरी करवा के अपने आँखों की कितनी केयर करता है। हालांकि ये बहुत छोटा ऑपरेशन है और इसमें हार्डली 8 से 15 दिन तक आपको केयर करनी है, और उस केयर में भी आपको आँखों को धूल, मिट्टी, धुएं और पानी से बचाना है। इसलिए हम पेशेंट्स को डार्क गॉगल्स या पैच देते हैं कि वो लगाएं, और उन्हें हम भीड़ वाले इलाके में जाने से मना करते हैं। और स्विमिंग नहीं कर सकता पेशेंट 15 दिन तक बहुत कोई स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस या बहुत ज़्यादा योगा मेडिटेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा डेली रूटीन, चाहे वो टीवी देखना हो, चाहे वो पढ़ाई करना हो, अपने घर में एक सेफ इन्फेक्शन फ्री इन्वायरमेंट में रह के मरीज धीरे धीरे करके अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ सकता है। तो एज सच क्योंकि टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है तो पोस्ट ऑप रिस्ट्रिक्शंस भी कम हो गए हैं। गाँव में क्योंकि धूल, मिट्टी, धुएं और इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, तो उनके लिए हम उनको एक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के तौर पर बोलते हैं कि आप 15 दिन घर के बाहर या कम से कम 8 दिन घर के बाहर ना निकलें। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनीता, अब आशा करते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, अगर उनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ है तो वो ये ध्यान रखें कि क्या क्या चीज़ें उनको प्रिकॉशन के तौर पर करनी है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लोग देरी कर जाते हैं। जैसे हमने कच्चे पक्के की बात करी, सीजन्स की बात करी, तो अगर सही समय पर ऑपरेशन नहीं होता है तो क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, आगे दिक्कतें आती हैं? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रांतियों के चलते अगर डॉक्टर ने आपको देखा है और कैटरेक्ट सर्जरी के लिए एडवाइस किया है, पर अब वो घर जाते हैं, अपने घर में बड़ों से बात करते हैं या पड़ोसी रिश्तेदारों से डिस्कस करते हैं, तो वो बोलते हैं अभी करवाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशंस से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपके पड़ोसी ने एक जनरल धारणा सुनी हुई है और आपके डॉक्टर ने आपकी एक पूरी टोटल एग्जामिनेशन की हुई है और उसके बाद ये निर्णय लिया है कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी करानी चाहिए। हालांकि कैटरेक्ट सर्जरी कभी भी इमरजेंसी नहीं होती है कि आपको आज के आज ही भर्ती होना रहेगा, लेकिन कैटरेक्ट सर्जरी आप प्लान कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी विज़न को टेस्ट करें कि आपके विज़न में, चश्मे से पढ़ने में, गाड़ी चलाने में या डेली रूटीन में कोई समस्या तो नहीं है। अगर आपका विज़न कम हो रहा है और डेली रूटीन में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो ये कैटरेक्ट की वजह से हो रही है, ये तय कर लें। क्योंकि आँखों में सिर्फ कैटरेक्ट की बीमारी नहीं होती है, आँखों में कई बार पर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार कॉर्निया में या देखने वाली नस में समस्या हो सकती है, आपको कांच बिंदु की बीमारी या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। तो अगर सपोज आपको बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपका जो विज़न है सिर्फ कैटरेक्ट से कम हो रहा है और उसको हमने समय रहते नहीं निकाला, तो जैसे मैंने बताया कि ये कैटरेक्ट बहुत हार्ड हो जाएगा और वो हार्ड कैटरेक्ट फिर मशीन से टूटने में दिक्कत आती है। जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम आपके न्यूक्लियस को पहले डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में और फिर उसको सक कर लेते हैं। अगर आपका न्यूक्लियस लेंस का हार्ड हो गया है तो वो डिवाइड होने में जो फेको एनर्जी यूज़ होगी वो ज़्यादा होगी, उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो आप ये समझ सकते हैं कि आप मिक्सर में एक पपीता पीसेंगे तो कितना आसान होगा, उसके कंपैरिजन में अगर हम उसको नारियल को पीसेंगे तो नारियल हार्ड होने की वजह से कई तरीके की परेशानियां आती है। सेम हमें भी हार्ड कैटरेक्ट निकालने में परेशानी आती है, तो आप ये बिल्कुल हार्ड न होने दें। ब्लैक और ब्राउन कैटरेक्ट डिफ़िकल्ट कैटरेक्ट्स होते हैं निकालने में। बिल्कुल। और डॉक्टर विनीता, लगातार हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, ऐसे में इंदौर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो आपसे सवाल करेंगे। मैडम से मेरा एक सवाल था कि जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है तो डायबिटीज़ के कारण आंखों में कोई प्रॉब्लम्स होती है क्या, और यदि प्रॉब्लम होती है तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए? तो ये क्वेश्चन का मुझे आंसर मिलेगा तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हम डायबिटीज़
के नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है और बढ़ती उम्र के साथ में जैसे जैसे मोतियाबिंदु बढ़ता है, डायबिटीज़ के भी कॉम्प्लिकेशंस आँखों में बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायबिटीज़ से 6 तरीके की आंखों में परेशानी आती है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन की रिस्क रहती है, मरीज की आंखें बार बार लाल होती है और उनको ड्राइनेस की वजह से आंखों में चुभन होती है। उनको मोतियाबिंदु समय से पहले आने की संभावना रहती है और डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरेक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। उनको ग्लोकोमा यानी आंखों का प्रेशर बढ़ने वाली बीमारी की भी रिस्क रहती है, क्योंकि डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है ग्लोकोमा का। डायबिटीज़ वाले मरीजों को चश्मे के नंबर्स बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। उनकी अगर शुगर 200 से ऊपर चली जाए तो उनको टेम्परेरीली धुंधलापन रहता है, और अगर बहुत लो शुगर हो जाए 50 से नीचे तो उनको आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। तो ऐसे में मरीज के विज़न और चश्मे के नंबर्स बदलते रहते हैं। इसलिए मरीज को अपनी शुगर कंट्रोल करने के बाद ही सही चश्मे के नंबर्स दिए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला तकलीफ़ वाला प्रॉब्लम है मरीजों को, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये एक ऐसी अंधत्व की बीमारी है जिसमें मरीज के रेटिना के ऊपर कमज़ोर खून की नलकियां और धब्बे बनते हैं, और ये जो रेटिनोपैथी होती है ये ब्लाइंडनेस करवा सकती है। इसलिए कई सारे मरीजों को डायबिटिक रेटिनोपैथी के चलते कैटरेक्ट भी होता है और दोनों का इलाज करवाना रहता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी अगर समय पर नहीं पहचानी गई तो बहुत नुकसान होता है। इसलिए हर डायबिटीज़ वाले मरीज को अपनी सालाना पुतली फैलाकर फंडस यानी कि रेटिना की टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। चलिए डॉक्टर विनीता, हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं दुर्ग से भरत जी। भरत, आप सवाल कर सकते हैं। आँख का ऑपरेशन होने के बाद कितने दिन तक दवाई डालते हैं? सर, ये निर्भर करता है कि आपकी आंख की स्थिति कैसी थी। आपका जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ है उसमें कहीं कोई स्टिच तो नहीं लगा, वो 2 मिलीमीटर का चीरा था कि 6 मिलीमीटर का। पर आम तौर पर 1 महीने के लिए आई ड्रॉप्स आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, और कई बार वो 6 से 8 हफ्ते तक बढ़ा सकता है। इसलिए कैटरेक्ट सर्जरी के बाद फॉलोअप इम्पॉर्टेंट है। आप सर्जरी करा के आए, उसके बाद दूसरे दिन 8वें दिन डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर 1 महीने के बाद दिखाते हैं। और ज़्यादा करके मरीज 1 महीने में चश्मे का नंबर लेके सुरक्षित तरीके से अपने आई ड्रॉप्स बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डॉक्टर 1 महीने के बाद आपकी दवाई बढ़ा रहा है तो आप उसको जैसा समझाया है, इनफैक्ट लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स जो होते हैं वो 2 से 3 महीने तक भी डाले जा सकते हैं। लेकिन स्टेरॉइड ड्रॉप्स जो ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं उनको बिना डॉक्टरी सलाह के 3 हफ्ते से या 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, अभी हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात कर रहे थे, उनमें जिस तरह से कैटरेक्ट का लेवल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लक्षण ऐसे होते होंगे जो पहले ही पता चल जाते होंगे कैटरेक्ट के। अगर हम बात करें, अधिकतर लोगों को ऐसी शिकायत रहती है कि जब रात के समय वो गाड़ी चलाते हैं तो उनको कुछ नज़र नहीं आता या धुंधला नज़र आता है। तो क्या ये मोतियाबिंद का लक्षण है या फिर कुछ और हो सकता है? हाँ, सबसे कॉमन कॉज या कॉमन सिम्टम जो होता है कैटरेक्ट वाले मरीजों का, उनका यही होता है कि हमें धुंधला दिख रहा है। धुंधला दिखना मतलब आपको दूर की चीज़ें साफ नहीं दिख रही है, दूर के साइन बोर्ड्स आपके चश्मे से ठीक नहीं दिख रहे हैं, या टीवी पे नीचे जो स्क्रोल्स लगे हुए हैं वो। पर ऐसे में मरीजों को कई बार पास की बुक्स पढ़ने में या पास की चीज़ें देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, जिसे हम सेकेंड साइट कहते हैं। जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है। जैसे ही गाड़ी की हेडलाइट उनकी आंखों के ऊपर आती है तो उनको एक ग्लेयर या चकचौंध महसूस होती है। कुछ लोगों को मल्टीपल इमेजेस दिखती है, जैसे कि वो बहुत दूर चांद को देखेंगे तो उनको कई सारे चांद दिखेंगे। तो ये एक कॉमन समस्या होती है कि पेशेंट अपने चश्मे से खुश नहीं रहता है। कुछ लोगों को रंग फीके लगते हैं और कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि रूम में लाइट कम है। जितनी भी रोशनी में वो पहले काम कर पाते थे, अभी उनको लगता है कि उनको ज़्यादा रोशनी का सहारा लेना पड़ता है वो काम करने के लिए। तो इनडायरेक्टली क्योंकि आपका लेंस धुंधला हो रहा है तो वो आपके पर्दे तक रोशनी पूरी तरीके से पहुंचने नहीं देता है, तो आपको एक ब्राइटनेस जो है वो कम लगती है। कंट्रास्ट चीज़ों का, कलर चीज़ों का
फीका होने लगता है। तो पहले क्वालिटी ऑफ इमेज खराब होती है, फिर क्वांटिटी होती है। जिस चेहरे को या जिस चीज़ को आप देखना चाहते हैं वो आपको धुंधली दिखेगी। आपको दूर से ऐसे लगेगा कि कोई नीली शर्ट में खड़ा है, पर कई बार वो आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा कि ये कौन सा इंसान खड़ा है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स बहुत सारी दूसरी बीमारियों में भी होते हैं। जैसे अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ में ग्लोकोमा यानी कांच बिंदु हो रहा है, तब भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है या एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, तब भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके के कुछ सिम्टम्स होने पर आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि आपका कारण क्या है। कई बार एक कारण हो सकता है, कई बार मल्टीपल कारण हो सकते हैं, बट ओवरऑल मोतिया बिंदु में दर्द नहीं होता है। अगर दर्द की वजह से आपको कोई तकलीफ हो रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, चुभन हो रहा है, आपको आंखों के चारों तरफ या सिर में दर्द हो रहा है, तो ये कहीं भी मोतिया बिंदु के लक्षण नहीं हैं। ये एक वार्निंग साइन है कि आप तुरंत आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। बिल्कुल डॉक्टर विनीता, जैसे कैमरे की लेंस खरीदते हैं या कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो कैमरे के जितने भी मेगापिक्सल उस पर ध्यान दिया जाता है, यानी लेंस पर सबका फोकस रहता है। वहीं हम बात करें जब हम लेंस का चयन करते हैं कैटरैक्ट के केस में, तो किस तरह से चूज़ करना चाहिए, क्या कुछ उसके लिए होता है? शुभांगी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आपने ये बता दिया कि आपकी कैटरेक्ट सर्जरी होगी, फेको पद्धति से होगी, बिना टाके का मशीन द्वारा ऑपरेशन होगा, और अब आपको ऑपरेशन करने के बाद लेंस अंदर डाला जाएगा, क्योंकि आपका जो लेंस भगवान ने दिया था वो तो ओपेक हो गया, वो हेजी हो गया है, तो अब हम इसको बदल के नया लेंस डालेंगे। तो जब हम ये नया लेंस डालेंगे तो उसके कई तरीके के प्रकार होते हैं, और जैसा कि आपने बोला कि कैमरा का लेंस है, मैं इसको एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि हम बाजार में टीवी खरीदने जाते हैं तो जो टीवी का डिस्प्ले होता है वो सबका अलग अलग होता है। तो लेंस भी जो है वो आपका एक डिस्प्ले का काम करता है, जिसमें कि आपको उसकी इमेजेस, कलर, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस और शार्पनेस वो लेंस निर्धारित करता है। और उसकी एक फोकल लेंथ होती है कि आप ये जो लेंस लगाते हैं वो आपको सिर्फ पास का दिखाएगा, दूर का दिखाएगा, इंटरमीडिएट डिस्टेंस जो आजकल हम लोग कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं वो, या सारे डिस्टेंसेस पे दिखाएगा। मतलब इनडायरेक्टली हम एक फोल्डेबल लेंस लगा रहे हैं जो मोनोफोकल, बायफोकल, मल्टीफोकल या ट्राइफोकल लेंस हो सकता है। ये जो लेंसेस हैं ये इंडियन और इम्पोर्टेड वैरायटी में मिलते हैं और इनकी प्राइजेस वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। ओवरऑल इंडियन मोनोफोकल लेंसेस थोड़े से सस्ते होते हैं और इम्पोर्टेड मल्टीफोकल लेंसेस महंगे होते हैं, क्योंकि इनकी जो मेक होती है वो जो आपको पास, दूर, इंटरमीडिएट हर डिस्टेंस पे दिखाती है, तो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। जिस तरीके का लेंस आपका एक आंख में लगा हुआ है, सिमिलर लेंस आपको दूसरी आंख में भी लगवाना चाहिए। एक आंख में मोनोफोकल, एक आंख में मल्टीफोकल एडजस्ट नहीं होता है। तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, आपकी आंख की कंडीशन देख के, आपके टाइप ऑफ कैटरेक्ट, आपकी उम्र, आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स, आपकी नीड कैसी है, पढ़ना आपको कितना पढ़ना पड़ता है, आपको कितना लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर आपका लेंस बताता है कि ये आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। सारे लेंसेस ज़िंदगी भर काम करते हैं और सारे लेंसेस से रोशनी अच्छी आती है। सिर्फ ये है कि सर्जरी करने वाला डॉक्टर सही होना चाहिए। ये ज़िंदगी भर के लिए विज़न सही रहे, उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस और डॉक्टर से चेकअप ज़रूरी रहता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर विनीता, आज बहुत सारा डिस्कशन हुआ, कच्चा पक्का कैटरैक्ट भी पता चला, साथ ही सीजन्स पे डिपेंड नहीं करती इसकी सर्जरी, ये भी हमारे दर्शकों को पता चला, क्योंकि लोगों को लगता था कि गर्मियों में और बारिश के सीजन में सर्जरी हो ही नहीं सकती। तो बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हाँ, ये बहुत मिथ हमने क्लियर किए, क्योंकि गर्मी को इनफैक्ट कैटरेक्ट अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है जून में, इसलिए कि ये लोगों की कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां हैं वो क्लियर की जाए, और इसी तरीके के प्रोग्राम से हम बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज डॉक्टर विनीता रामनानी से गर्मियों में आंखों को कैसे उनका ख्याल रखें और कैटरैक्ट ऑपरेशन से जुड़े कई भ्रांतियां हमने दूर करी। निश्चित रूप से आपको भी सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आंखों की समस्या को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।